वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। बीए सेकेंड ईयर के लिए कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट अर्थात तुलनात्मक सरकार की एक और क्लास में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट की ये हमारी छठी क्लास है। ये 6th पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। उन कक्षाओं में मैंने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और एक क्लास में तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कराए हैं, लेकिन वो दोनों मीडियम में नहीं थे। इस क्लास में हम सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो दोनों मीडियम में होने वाले हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट के लिए होंगे। इससे पहले जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस कराए थे क्लास नंबर 3 में, वो केवल हिंदी में थे, लेकिन इस क्लास में मैं टॉप मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो दोनों ही मीडियम में होने वाले हैं। चलिए सीधा कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विधि का शासन किसकी रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ द रूल ऑफ लॉ? तो ध्यान रखिएगा, विधि का शासन डाइसी की रचना है। द रूल ऑफ लॉ इज क्रिएशन ऑफ एवी डाइसी। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक के रचयिता का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड न्यू डेस्पोटिज्म। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यू डेस्पोटिज्म इंग्लैंड के लॉर्ड चीफ जस्टिस लॉर्ड हेवर्ड द्वारा लिखित और 1929 में अर्नेस्ट बेन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है। कहने का मतलब यह हुआ कि न्यू डेस्पोटिज्म को लिखा तो है लॉर्ड हेवर्ड ने, लेकिन इसको प्रकाशित किसने किया, इसको पब्लिश किसने किया था? अर्नेस्ट बेन लिमिटेड ने। द न्यू डेस्पोटिज्म इज अ बुक रिटन बाय लॉर्ड हेवर्ड। ही वाज द लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड एंड पब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट बेन लिमिटेड इन 1929। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व समझाइए। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, संवैधानिक अभिसमय से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन है। यह भी आ सकता है कि परंपराओं का क्या अर्थ है। इंग्लिश में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेंशंस इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशंस। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, संवैधानिक अभिसमय या परंपराएं वे सिद्धांत, वे प्रथाएं और वे नियम हैं जो राजा अथवा रानी तथा उनके मंत्रियों के कार्य और व्यवहार का नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं और संसद की गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन का संविधान इन अभिसमयों के बिना चल ही नहीं सकता, इन कन्वेंशंस के बिना चल ही नहीं सकता। अब उदाहरण के लिए, कानून में राजा तथा रानी अभी भी यह अधिकार रखते हैं कि वे पार्लियामेंट द्वारा बने किसी कानून को रद्द कर दें, संसद द्वारा बने किसी कानून को रद्द कर दें, परंतु परंपराओं ने, ट्रेडिशंस ने अब यह निर्धारित कर दिया है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन ही नहीं बल्कि उनका राजतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, ये कन्वेंशन दो बार है, एक ही बार लिखना है, आर दोज प्रिंसिपल्स, आर दोज कस्टम्स, आर दोज रूल्स दैट रेगुलेट द एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द किंग और क्वीन एंड देयर मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ पार्लियामेंट। द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेंशंस इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट फंक्शन विदाउट दीज कन्वेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, इन लॉ द किंग और क्वीन still has the right to repeal any law made by parliament, but traditions have now determined that if they do so, not only their life but also their monarchy will be in danger. अगला क्वेश्चन है, कानून के शासन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द रूल ऑफ लॉ। तो इसका आंसर होगा, ब्रिटिश संविधान कानून के शासन के सिद्धांत पर ही आधारित है। जो ब्रिटिश संविधान है वो किस पर आधारित है? वो रूल ऑफ लॉ पर ही आधारित है। ब्रिटेन में शासन किसी व्यक्ति की इच्छा से न होकर कानून के अनुसार होता है, लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और लॉ सबके लिए समान है। वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अन्य देशों की तरह संविधान में चर्चा नहीं की गई है। वहां के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो और देशों की तरह संविधान में उनकी चर्चा नहीं है। जैसे हमारे यहां पर फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, वहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वहां के नागरिकों को अन्य देशों के नागरिकों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, और इसका प्रमुख कारण है कानून का शासन। यहां पर के आएगा, कौन नहीं आएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द रूल ऑफ लॉ। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। इन ब्रिटेन, गवर्नेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ एनी इंडिविजुअल but according to the law. Law is equal for everyone. The fundamental rights of the citizens there were not discussed in the constitution like other countries, but still the citizens there have more freedom than the citizens of other countries. The main reason for this is the rule of law. देखिए, मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि मैंने इससे पहले 5 कक्षाओं में लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ समझा दिया है, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हीं के छोटे छोटे पार्ट हैं, लेकिन हमें इन्हें अलग से समझना भी जरूरी है। तो इसलिए इस क्लास में मैं आपको टॉप मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं। आराम से देखिए, दोनों ही लैंग्वेज में सेम कंटेंट अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, कानून के शासन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इसका आंसर होगा, कानून के शासन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली तो है, किसी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध दंड नहीं दिया जा सकता, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड अगेंस्ट द लॉ। और दूसरा है, देश के सभी व्यक्ति साधारण कानूनों के अधीन है, ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर सब्जेक्ट टू द जनरल लॉज। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। और याद रखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो ऋषि सुनक है प्रधानमंत्री अब है, आपसे कोई 1 साल बाद इस वीडियो को देखेगा, उस समय तक कोई प्रधानमंत्री बदल जाएगा तो ये मत कहना कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है। फिलहाल ऋषि सुनक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। देयर आर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन ब्रिटेन। नंबर 1 लेबर पार्टी, नंबर 2 कंजर्वेटिव पार्टी। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इज ऋषि सुनक ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के विधि के शासन की दो विशेषताएं लिखिए। विधि मतलब कानून के शासन की दो विशेषताएं लिखिए। राइट टू फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में विधि के शासन की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरा, नागरिक को बिना कारण बताए नजरबंद या बंदी नहीं बनाया जा सकता। द रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटेन हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, नो पर्सन इज अबाउ द लॉ, ए सिटीजन कैन नॉट बी डिटेन्ड और इम्प्राइजन्ड विदाउट एनी रीजन। अगला क्वेश्चन है, सीनेटोरियल शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि सीनेट का शिष्टाचार क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीनेटोरियल एटिकेट और व्हाट इज द एटिकेट ऑफ द सीनेट? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस में दो सदन होते हैं, जैसे हमारे यहां पर पार्लियामेंट है, वहां पर कांग्रेस है, वहां की संसद को कांग्रेस कहते हैं। उसमें जो उच्च सदन है वो तो है सीनेट, और जो वहां पर निम्न सदन है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारे यहां पर उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। और अमेरिका में सामान्य तौर पर सभी उच्चाधिकारियों जैसे न्यायाधीश, कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष, अपर सचिव तथा सहायक सचिव और राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन से करता है, सीनेट के अप्रूवल से करता है। और बहुत से संघीय पदों, विशेष तौर पर स्थानीय पदों पर राष्ट्रपति एक विशेष प्रथा के अनुसार, एक स्पेशल कस्टम के अनुसार नियुक्ति करता है, और इसी को हम कहते हैं सीनेटोरियल शिष्टाचार। देयर आर टू हाउसेस इन द कांग्रेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Upper house is called Senate and lower house is called House of Representatives. Generally in America, all the high officials like judges, heads of executive departments, additional secretaries and assistant secretaries, ambassadors are appointed by the president with the approval of Senate. Many federal posts, especially local posts, are appointed by the president according to a special custom and this is called senatorial etiquette. अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्तियों को लिखिए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पॉकेट वीटो, जिसको हम कहते हैं जेबी निषेधाधिकार, क्या है? राइट द वीटो पावर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज पॉकेट वीटो ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको देना है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति को उस पर 10 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है। और यदि राष्ट्रपति उसे 10 दिन के अंदर स्वीकृत न करें और कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए, वहां की संसद का अधिवेशन समाप्त हो जाए, तो वह विधेयक कांग्रेस के पुनः अधिवेशन आरंभ होने की तिथि तक राष्ट्रपति के पास ही सुरक्षित रहता है, तथा यह अवधि राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो यानी जेबी निषेधाधिकार के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने 307 बार जेबी निषेधाधिकार तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 260 बार विधेयकों पर जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया। When a bill passed by Congress is sent to the president for his assent or for his approval, the president has to give assent to it within 10 days. If the president does not approve it within 10 days and the session of the Congress ends, then that bill remains with the president till the date of resumption of the session of the Congress, and this period is known as pocket veto of the president. President Grover Cleveland used pocket veto on bills 307 times and President Franklin D. Roosevelt used pocket veto on bills 260 times. Next question है, स्विस बहुल कार्यपालिका की कोई दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्विस 7 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था है, मेजोरिटी एग्जीक्यूटिव की व्यवस्था है। इस कार्यपालिका के 7 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन 4 वर्ष के लिए संघीय विधानसभा द्वारा कर दिया जाता है। अब सभी सदस्यों की जो स्थिति होती है समान होती है। यहां पर 7 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं संघीय विधानसभा द्वारा, और प्रत्येक सदस्य बारी बारी से 1 वर्ष के लिए कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति बनता है। और यह प्रधान या यह अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहलाता है। यह बहुल कार्यपालिका ही राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ताधारी परिषद है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति में निहित ना होकर 7 व्यक्तियों की एक समिति में निहित, जिनके सभी सदस्यों की शक्तियां समान होती हैं। यहां कार्यपालिका में प्रधानमंत्री नहीं होता। ये कुछ ऐसे हम मान लीजिए जैसे भारत में कोई चुनाव हो, कोई पार्टी चुनाव जीत जाए तो वो 7 व्यक्तियों को नामित कर दे कि ये 7 व्यक्ति होंगे और फिर नंबर से प्रधानमंत्री बना दिया जाए या राष्ट्रपति बना दिया जाए। ये सिर्फ मैंने आपको एक तुलनात्मक उदाहरण बताया है। स्विट्जरलैंड हैज अ सिस्टम ऑफ प्लूरल एग्जीक्यूटिव, या हम कह सकते हैं मेजोरिटी एग्जीक्यूटिव। द 7 मेंबर्स ऑफ दिस executive are appointed by the federal legislatures for 4-year terms. The status of all members is the same. Each member is the chairman of the executive for 1 year in turn. This chairman or this chief is called the president of Switzerland. This plural या this majority executive is the highest appointment council of the nation. The executive powers of Switzerland are not vested in a single person but in a committee of 7 persons. The powers of all the members are equal. Here there is no prime minister in the executive. अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को लिखिए। राइट द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर
कुछ इस प्रकार से देना कि देखिए स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन बहुत आसानी से नहीं होता और यह संशोधन जनता की इच्छा के बिना संभव ही नहीं है। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन के लिए जनता प्रत्यक्ष रूप से सीधे भाग लेती है। इस पर जनमत संग्रह किया जाता है, यानी रेफरेंडम कराया जाता है और जनमत संग्रह में सभी कैंटोनों में इस पर बहुमत होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब सभी प्रांतों से, सभी स्टेट से इस पर मेजोरिटी होनी बहुत जरूरी है। जो कैंटन होते हैं वो स्विट्जरलैंड के राज्यों को कहा जाता है, प्रांतों को कहा जाता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड कैन नॉट बी डन वेरी इजीली एंड दिस अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द विल ऑफ द पीपल। द पब्लिक participates directly in amending the constitution of Switzerland. A referendum is held on this. It is necessary to have a majority in the referendum in all the cantons. अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, पहला है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। इस समय जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और जो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। देयर आर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, देखिए स्विट्जरलैंड के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की किसी एक स्थान पर व्याख्या नहीं की गई है। ये अधिकार संविधान में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। संविधान की धारा 4, 27, 49 और 55 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करती है और इन धाराओं के आधार पर नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है और सभी कैंटनों यानी सभी राज्यों के नागरिकों को धर्मनिरपेक्षता के साथ शिक्षा प्राप्त करने तथा धार्मिक पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड एट एनी वन प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। दीज राइट्स आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स 4, 27, 49 and 55 of the Constitution explain the fundamental rights. On the basis of these sections, protection of rights has been provided to the citizens. Citizens of all cantons have been provided freedom to pursue education and religious worship with secularism. अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। Mention the qualifications for being elected to the post of president of France. इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चतुर्थ गणतंत्र के अनुसार। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संबंध में संविधान की धारा 44 में केवल एक बात कही गई थी कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता जो फ्रांस के किसी भूतपूर्व राजवंश का वंशज हो। जैसे उदाहरण के लिए फ्रांस में जो भूतपूर्व राजवंश है वो है बोरबोन, आर्लेंस और बोनापार्ट वंश। इनका वंशज वो नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह था कि गणतंत्र के स्थान पर कहीं फिर से राजतंत्र ना स्थापित हो जाए। इसके अलावा फ्रांस का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता था। अब चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति पद निर्बल होने के कारण सामान्य तौर पर प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी राजनेता इस पद के प्रति आकर्षित नहीं होते थे और यह पद मध्यम वर्ग के राजनेताओं का ही स्थान था। देखिए चतुर्थ गणतंत्र में जो राष्ट्रपति पद था उसकी जो पावर थी वो बिल्कुल निर्बल थी, बहुत कम थी। इसलिए कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति इस पद को पाना नहीं चाहता था। केवल और केवल मध्यम वर्ग के जो राजनेता थे वो ही इस पद को पाना चाहते थे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्थ रिपब्लिक ओनली वन थिंग वाज सेड रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट नो पर्सन कैन बी अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हु इज डिसेंडेंट और एनी फॉर्मर डायनेस्टी ऑफ फ्रांस, फॉर एग्जांपल दोज ऑफ द Bourbon, Arles and Bonaparte dynasty. The only purpose of this system was to ensure that monarchy was not established again in the place of republic. कहीं ऐसा ना हो कि रिपब्लिक के स्थान पर फिर से मोनार्की देश में आ जाए। Apart from this, any citizen of France could be a presidential candidate. In the Fourth Republic, due to the less importance of the president post, generally influential and ambitious politicians were not attracted to this post, and this post was the preserve of middle class politicians only. लेकिन ये बात तो रही चतुर्थ गणतंत्र के अनुसार। लेकिन जब ये पंचम गणतंत्र लागू हुआ तो पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है और फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। इस विषय में उल्लेखनीय है, कहने का मतलब आपको यह बात पता होनी चाहिए कि फ्रांस में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है, एडल्ट माना जाता है और उसे मताधिकार प्राप्त है, वोट करने का अधिकार प्राप्त है। अब यह बात तो केवल एक सैद्धांतिक बात है कि फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। अब जहां तक प्रैक्टिकली बात की जाए, व्यवहार रूप में बात की जाए, अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति ही इस पद पर निर्वाचित होने की आशा कर सकता है। अब यह तो केवल एक नियम है कि जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेगा, जिसको मताधिकार प्राप्त है, वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। लेकिन यह केवल एक सैद्धांतिक बात है। प्रैक्टिकली तो केवल और केवल जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो ही इस पद पर लड़ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक डज नॉट मेंशन एनी क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंसी एंड एनी वोटर ऑफ फ्रांस कैन बी कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी। इट इज नोटवर्दी in this matter that in France a person who has attained the age of 18 years is considered an adult and has the right to vote.
दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल थिंग. As far as practical aspect is concerned, only a very influential politicians can hope to get elected to this post. अगला क्वेश्चन है, स्विस संविधान में स्त्रियों के मताधिकार की क्या स्थिति है? What is the status of women's suffrage in the Swiss constitution और women's voting rights in the Swiss constitution? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड के संविधान में स्त्रियों को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया है, उनको वोटिंग का अधिकार प्रदान नहीं है. यहां की स्त्रियां भी मताधिकार प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है. एक स्विस महिला का स्पष्ट कथन है कि राज्य चलाना पुरुषों का कार्य है, महिलाओं का वोट देना हमारे पूरे संविधान के लिए अभिशाप होगा और इससे शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा. वोटिंग राइट्स आर नॉट प्रोवाइडेड टू वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड. द वुमेन हियर आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द राइट टू वोट. A Swiss woman has a clear statement: running the state is the job of man. Giving women the vote would be a curse to our male constitution. This will upset the balance of पावर. अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए. राइट द नेम ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट. तो फ्रांसीसी संसद के निम्न सदन का नाम है राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली और उसके उच्च सदन का नाम है सीनेट. जो वहां पर लोअर हाउस है उसको कहते हैं नेशनल असेंबली और जो अपर हाउस है उसको हम कहते हैं सीनेट. अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था. प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें शासन के सभी कार्यों में जनता सीधे रूप से भाग लेती है और राज्य की वास्तविक सत्ता भी जनता के हाथों में ही निहित होती है. इस प्रकार की शासन पद्धति से जनता शासन संबंधी नीतियों का निर्माण करती है और जनता विधि निर्माण के कार्यों में भी प्रत्यक्ष रूप से स्वयं भाग लेती है. वहां पर यदि कोई कानून बनाना हो तो भी जनता वोट करेगी, संविधान में संशोधन करना है तो भी जनता वोट करेगी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ऑल द टास्क्स ऑफ गवर्नेंस एंड द रियल पावर ऑफ द स्टेट ऑल्सो लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. With this type of governance system, the public formulates policies related to the governance. The public also directly participates in the law making work. अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा अथवा रानी के कार्य व्यवहार से संबंधित परंपराएं कौन सी हैं? What are the traditions related to the working practice of the king or the queen of Britain? राजा अथवा रानी के कार्य व्यवहार से संबंधित परंपराएं कुछ इस प्रकार से हैं. देखिए, जो राजा है वो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं. पार्टी को बहुमत मिलता है, उस पद के नेता को वो प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्रिमंडल को अपने ही मंत्रिमंडल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं. राजा अथवा रानी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते. राजा को हालांकि हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहां का निचला सदन है उसको भंग करने के कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, परंतु अब यह विचारधारा स्थापित हो गई है कि वे अपने अधिकार का उपयोग केवल प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेंगे. हालांकि उनको कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वहां पर जो अब एक विचारधारा बन चुकी है वो ये बन गई है कि वे अपने अधिकार का उपयोग केवल प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेंगे. और परंपराओं ने रानी को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वह संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को अपनी स्वीकृति देगी. द किंग इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सेप्ट्स द कैबिनेट फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज हिज कैबिनेट. द किंग और द क्वीन डू नॉट पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स. ऑल्दो द किंग हैज द लीगल राइट टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन्स, द आइडियोलॉजी हैज नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट he will exercise his power only on the advice of prime minister. Traditions oblige the queen to give her approval or assent to all bills passed by parliament. अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं? What are the qualifications for the post of president in America? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है. नंबर 1, प्रत्याशी जन्म से अमेरिका का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, अमेरिका में उसके निवास की अवधि 14 वर्ष से कम ना हो और उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक मतदाता के लिए आवश्यक हैं. द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ अमेरिका बाय बर्थ. हिज एज शुड नॉट बी लेस देन 35 years. द पीरियड ऑफ हिज रेजिडेंस इन अमेरिका शुड बी नॉट लेस देन 14 years and he should have all the qualifications which are necessary for a voter. और अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? What is the tenure of president of France? चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष था और उसे केवल एक बार ही फिर से निर्वाचित किया जा सकता था. भारत तथा अमेरिका के संविधान के समान फ्रांस में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं की गई थी. वहां ऐसा नहीं था कि यदि राष्ट्रपति नहीं है कुछ समय के लिए तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभाल ले. अतः अवधि समाप्त होने के अधिक से अधिक 30 दिन पहले और कम से कम 2 सप्ताह पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक था. लेकिन सन 1958 के पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है और उसके पुनर्निर्वाचन पर, फिर से निर्वाचन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्थ रिपब्लिक, द टेन्योर ऑफ the president of France was 7 years and he could be re-elected only once. Unlike the constitutions of India and America, there was no provision for the post of vice president in France. Therefore, it was necessary to elect a new president at most 30 days and at least 2 weeks before the end of the term. According to the constitution of the Fifth Republic of 1958, the tenure of the president of France is 7 years and there is no restriction of any kind of his re-election. तो ये हमने टॉप 20 क्वेश्चंस किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए. क्लास मैंने थोड़ी सी क्विक कराई है लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको फिर भी समझ में आया होगा. सी यू अगेन इन न्यू क्लास.